स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की है जो 17 साल की उम्र में भारत आता है। और सिर्फ आता ही नहीं बल्कि क्या जबरदस्त आता है। एक मामूली से राइटर की जॉब से उसने अपनी प्रोफाइल की शुरुआत की, लेकिन बढ़ते-बढ़ते वो इतना आगे बढ़ गया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले सबसे शुरुआती लोगों में से एक बन गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। लेकिन जिस शख्स की जिंदगी भारत के ऊपर एक जबरदस्त तरीके से एक कॉन्करर के रूप में शुरू होती है, जिस शख्स की जिंदगी भारत के असंख्य जनता पर बेतहाशा जुल्म और अत्याचार करने के लिए जानी जाती है, दरअसल में उसका अंत भी उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल, उतना ही ज्यादा तकलीफ दे रहा। दोस्तों, कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो अपनी बीमारी और अपने खिलाफ चलने वाले ट्रायल से होने वाली शर्मिंदगी को झेलने में नाकाम रहा था। तो आज के इस सेशन में मैं अभिषेक सिंह स्टडी IQ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के जीवन के इसी पहलू के बारे में, खासकर उसकी डेथ के बारे में। आखिरकार उसकी डेथ को लेकर के क्या कंट्रोवर्सी है, क्या उसने सुसाइड किया था, अगर किया था तो क्यों किया था, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे रॉबर्ट क्लाइव की जिंदगी की स्टोरी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब अगर बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव की, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल में यूके में मौजूद वो बिल्डिंग है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लूट कर ले जाए गए तमाम आर्टिफैक्ट्स और तमाम कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं। दरअसल में रॉबर्ट क्लाइव भारत आता तो है एक गरीब परिवार के लड़के के रूप में, जिसके पिता एक नॉर्मल वर्कर हुआ करते थे। लेकिन जब वो भारत से जाएगा दोस्तों, तो उस वक्त वो पूरे यूरोप का सेल्फ मेड सबसे रईस व्यक्ति बन जाएगा। तो इसकी जर्नी भारत में कैसी रही दोस्तों, ये हम चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2027 के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तो स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा, अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन देख रहे हैं करने के लिए। दोस्तों, स्टडी IQ का लॉन्ग टर्म बैच, सेकेंड बैच अगस्त का स्टार्ट होने वाला है। और ये बैच दोस्तों 22 यानी कि 22 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें आप 2027 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक्स, फाउंडेशन और एडवांस 3 स्टेज में प्रिपरेशन कराई जाती है विद प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द टाइम। पूरा का पूरा शेड्यूल पहले से फिक्स्ड रहता है दोस्तों। क्लासेस के साथ साथ आपको रेगुलर क्वेश्चंस, टेस्ट्स और आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको मेंटरशिप का सपोर्ट रहता है। साथ ही साथ आपको कंटेंट पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाता है, प्लस स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स भी स्टडी IQ की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि आपको सिर्फ एनरोल करना है और जैसा जैसा टीचर्स कहते हैं वैसा वैसा आपको पढ़ाई करनी है। बाकी सारी चिंता स्टडी IQ की। और खास बात तो यह है दोस्तों कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है, जो कि एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है सिर्फ स्टडी IQ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें ये ऑनलाइन कोर्स का पार्ट होकर के भी ऑफलाइन क्लासेस में प्रिपेयर करते हैं फॉर देयर मेंस एग्जामिनेशन एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टडी IQ। सो इंतजार किस बात का दोस्तों, फटाफट से एनरोल करिए। एनरोलमेंट के लिए ये जो सबसे कम फीस आपको दिख रही है, ये सबसे कम फीस आपको कब मिल सकती है, जब आप यूज करेंगे दिस पर्टिकुलर कोड ASR लाइव। तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव, नवंबर, सर्द नवंबर का एक दिन था 1774 में। लंदन जो है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एक बहुत ही सर्द इलाका है। और उसी दिन हुआ ये कि कुछ व्यक्तियों को खबर मिली कि जो व्यक्ति ब्रिटेन के एम्पायर का, भारत में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर था, वो व्यक्ति अब नहीं रहा। कुछ लोगों ने कहा कि अरे, ये तो सुसाइड हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने जहर खा लिया। कुछ लोगों ने कहा कि
अरे ये तो भारत को लूटने के लिए गया था, अच्छा हुआ मर गया। यानी कि एक शख्स जिसने प्लासी में अपनी टैक्टिक्स से, अपनी स्ट्रैटेजी से ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन रख दी थी भारत में, उसके डेथ के बाद भारत के बाहर, मतलब जहां से वो आया था ब्रिटेन, उस जगह में भी उसको लेकर के सपोर्ट बिल्कुल भी गायब ही था। दोस्तों, उसने जबरदस्त तरीके से पैसे तो कमाए, लेकिन साथ ही साथ उसने अपयश यानी कि बदनामी भी कमाई, जिसमें कि शामिल थी भ्रष्टाचार की तमाम एलिगेशंस, जिसमें शामिल थी तमाम और एलिगेशंस, जिसमें गलत तरीकों से पैसे जमा करने, भारत की गरीब जनता को लूटने और खासकर बंगाल में फेमाइन्स की शुरुआत करने का एक बहुत ही बड़ा बदनामी का धब्बा इसके ऊपर लगा। दरअसल में दोस्तों, माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि इसकी जो डेथ थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल डेथ थी। इनफैक्ट दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, उसके बारे में हॉरेस वॉलपोल कहते हैं कि इसने अपना गला काट लिया था। वहीं दूसरी तरफ लेडी मैरी कोक, जो कि एक इंग्लिश नोबल वुमन थी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को मार लिया, खुद की हत्या कर दी। दोस्तों, कुछ और भी थे जिनको ये कहना था कि भाई शायद ये अफ़ीम वगैरह का कंज़म्पशन ज़्यादा करने लगा था, क्योंकि ऐसा कोई सुसाइड नोट वगैरह तो कुछ मिला नहीं है। बल्कि कुछ लोगों का ये कहना था कि रेज़र मिला है, जितने मुँह उतनी बातें। दोस्तों, कोरोनिंग जो है, उनका रिपोर्ट है कि भई ऐसा कोई स्पष्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि इनफैक्ट सभी को ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के सबसे मशहूर नवाब, जी हाँ दोस्तों, भारत से जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स पैसे खूब बना करके गए थे और ब्रिटेन में बड़ी शान-ओ-शौकत से बड़े शाही अंदाज में रहते थे, उन्हें वहां पर सैटारिकल तरीके से नवाब कहा जाता था। तो ये नवाब रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंडिया कहलाता था, जिसके बारे में लोगों ने कहा कि इसने अपनी जान दे दी। अलग-अलग तरीके से लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद कैसे मरा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए दोस्तों, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जैसी मौत इसको मिली है, शायद ये डिजर्व करता था, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से भारत में कितने निर्दोष लोगों की मौत हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, कलकत्ता की ब्रिटिश कालीन कलकत्ता की इस बिल्डिंग को क्लाइव भवन भी कहा जाता था, या कहें कि क्लाइव बिल्डिंग भी कहा जाता था। आज की तारीख में ये बिल्डिंग की कंडीशन आप देख सकते हैं, लगभग उसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव की ग्लोरी भी ब्रिटेन में ही उसके जिंदा रहते ही धीरे-धीरे फेड होने लगी थी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव आखिर था कौन? इतनी कंट्रोवर्सी उसके अराउंड आखिर क्यों थी? ऐसा उसने क्या किया था? तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में हुआ था, एक छोटे से शहर में, इनफैक्ट गांव ही था जिसका नाम था श्रॉप्शायर, राइट, श्रॉप्शायर नाम का उसका गांव था। और ये गांव दोस्तों, ये जाना जाता था वर्किंग पॉपुलेशन के लोगों के लिए, जहां पर कामगार लोग रहा करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, वो उन्हीं कामगारों में से एक का बेटा था। इसके बारे में कहानियां हैं कि बचपन से ही रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज्यादा शरारती था, बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला, इनफैक्ट बुली करने वाला लड़का था। डिसिप्लिन इससे कोसों दूर था। किसी भी तरीके की जो है बड़ों की बात मानना है, किसी भी तरीके की जो अच्छी आदतें हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, वो सारी आदतें इसके अंदर से गायब थी। यानी कि वो कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इनके पाँव जो हैं वो इसके पाँव पालने में ही दिखने लगे थे कि जिस तरीके से इसकी शिकायतें आती थी, जल्दी ही स्कूल से भी इसका नाम कट गया। होता क्या है दोस्तों, लूकस कहते हैं कि ये इतना शरारती था कि एक बार जो है ये चर्च पर चढ़ करके, चर्च के टावर पर चढ़ करके और बिल्कुल किनारे किनारे बैठ गया और पैर हवा में लटका करके उनको झुला रहा है, मानो उसके चेहरे पर एक डर नहीं, एक शिकन नहीं। तो इतना आप निडर कहिए या ढीठ कहिए, इस तरीके की प्रवृत्ति वाला आदमी था। पिता बड़े परेशान थे, जैसे-तैसे इन्होंने जुगाड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी में उस वक़्त जो नौकरी मिलती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही मिलती थी। तो इसके पिता ने किसी डायरेक्टर से रिकमेंडेशन दिलवा करके जैसे-तैसे
इसको एक छोटी-सी नौकरी दिलाई राइटर की। राइटर का काम समझिएगा एक तरीके का क्लेरिकल जॉब होता है, कंपनी में जाकर के बैठना होता है और अपना बही खाता हिसाब लिखना होता है। तो ये नौकरी इसको मिलती है और उसके बाद अगर आप देखें तो 19 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में ये आदमी पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ही डेप्यूटेशन पर भारत आता है। दोस्तों 17 साल की उम्र में इसने राइटर की नौकरी पाई थी और उसके बाद ये भारत आ गया था 2 साल के। लेकिन कई लोगों के किस्मत में कुछ छोटा करना नहीं लिखा होता है और शायद रॉबर्ट क्लाइव के साथ भी ऐसा ही था। रॉबर्ट क्लाइव एक छोटा-सा कर्मचारी बनकर के कंपनी की नौकरी कर रहा था। कंपनी उस वक़्त कॉम्पिटिशन में थी फ्रांस की कंपनी के साथ। दोनों कंपनीज़ यूरोप से भारत में आई हुई थी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और लगे हाथ भारत में फैली हुई पॉलिटिकल डिसयूनिटी को देख करके ये अपने एम्पायर का सपना भी बनाने लगी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी आपस में उलझी हुई हैं। उसका कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होने वाली जो पुरानी अदावत है, साथ के साथ भारत में दोनों कंपनीज के बीच की कॉम्पिटिशन भी एक बहुत बड़ा कारण थी। तो दोस्तों, जिस वक़्त चल रहा था सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर भारत में, जिसको कि बेसिकली सेकंड कर्नाटक वॉर कहा जाता है। तो सेकंड कर्नाटक वॉर के दौरान फ्रांस का पलड़ा भारी चल रहा था। सेकंड कर्नाटक वॉर मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारत में 2 प्रिंसली स्टेट, एक हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक जो कि आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया को इंक्लूड करके बनता है। इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स के निजाम और नवाब, उनके उत्तराधिकारियों के चयन को लेकर के विवाद था। जहां एक तरफ हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जंग छिड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहिब के बीच में आपस में जंग छिड़ी हुई थी। तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों कंपनीज ने अपने-अपने साइड्स चुन लिए थे और जिसमें कि फ्रेंच लेड बाय ड्यूप्ले। दोस्तों ड्यूप्ले जो कि फ्रेंच लीडर था, उसके कमांड में काफी ज्यादा सफल हो रहे थे फ्रेंच और ब्रिटिश वर ऑन द बैक फुट। अनवरुद्दीन इस लड़ाई में मारा गया था और उसका बेटा मोहम्मद अली, उसे चांदा साहिब ने अर्कॉट की जो राजधानी थी बेसिकली वहां पर और तिरुचिरापल्ली में इनफैक्ट वहां पर बंदी बना लिया था। तो अर्कॉट जो कि कर्नाटक की राजधानी थी, जहां पर चांदा साहिब रूल करता था, और तिरुचिरापल्ली जहां पर मोहम्मद अली को कैद करके रखा गया था। ये दोनों जगहें आज की तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव की किस्मत चमकने का वक्त आ चुका था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक बहुत ही छोटा मामूली सा ऑफिसर था, इसने एक सजेशन दिया। सजेशन क्या दिया कि क्यों ना हम सीधा अर्कॉट पर हमला कर दें। चांदा साहिब की राजधानी पर हमला होगा तो चांदा साहिब वो तिरुचिरापल्ली में कैद हुए मोहम्मद अली की सुरक्षा को भूल जाएगा और पहले अपनी राजधानी को बचाने की कोशिश करेगा। उसी मौके का फायदा उठा करके हम तिरुचि से या तिरुचिरापल्ली से मोहम्मद अली को आजाद करवा लेंगे और उसके बाद चांदा साहिब से भी निपट लेंगे। और दोस्तों, जब इसने आइडिया दिया तो जिसने बोला वही करेगा। जिम्मेदारी दी गई रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव 500 सैनिकों के साथ निकलता है। फ्रेंच उस वक्त चांदा साहिब के सपोर्ट में थे, तकरीबन 5000 की सेना उनकी थी और फ्रेंच प्लस चांदा साहिब मिले जुले रूप से ब्रिटिश के सामने होते हैं और ब्रिटिश फिर भी इस लड़ाई में जीत जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी विक्ट्री थी जो जैसे प्लान की गई थी बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट की गई। और दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का नतीजा ये निकला कि रॉबर्ट क्लाइव जीतता ही नहीं, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ जीत करके और फ्रांस का भारत में एक तरीके से प्रभाव लगभग खत्म ही कर देता है। उसके बाद फ्रेंच कंपनी कभी भी उस तरीके से ताकतवर नहीं बन पाएगी जिस तरीके से अब तक ताकतवर बन चुकी थी। तो दोस्तों, इनफैक्ट विलियम पिट द एल्डर जो कि आगे चल करके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये कहते थे कि रॉबर्ट क्लाइव तो दरअसल में स्वर्ग का सेनापति है। इस आदमी ने, जिसने कभी जीवन में मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ली, उस आदमी ने फ्रेंच कमांडर की वेल ट्रेन्ड सेना को हरा दिया। दोस्तों,
थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जो कि भारत में अपनी एजुकेशन पॉलिसी के लिए जाना जाता है, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस कमांडर ने ये जबरदस्त कारनामा किया था, वो कमांडर कुछ और नहीं बल्कि एक बुक कीपर, एक क्लर्क के तौर पर इस कंपनी में लाया गया था। तो दोस्तों, ये बैटल ऑफ प्लासी के पहले क्लाइव का सबसे ज्यादा हाई मोमेंट था, लेकिन क्लाइव का पीक आना अभी बाकी था। क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा मशहूर कहिए या सबसे ज्यादा बदनाम कहिए, दोनों वो बैटल ऑफ प्लासी के लिए ही है। ऐसा क्यों? दरअसल में जब थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर भारत में स्टार्ट होता है, जिसको थर्ड कर्नाटक वॉर कहते हैं, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 इयर्स वॉर की शुरुआत का समय था, उस दौरान दोस्तों बंगाल में मौजूद फ्रेंच सेटलमेंट्स और इंग्लिश सेटलमेंट्स के बीच में भी आपसी खटपट शुरू हो जाती है। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ था और नए नवाब सिराजुद्दौला की ताजपोशी हुई थी। नया नवाब 20 साल का एक नौजवान था और काफी ज्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड रखता था अगेंस्ट द यूरोपियन कंपनीज। उसने फ्रेंच को फरमान जारी किया कि आप सब अपने फोर्टिफिकेशंस पर रोक लगा दीजिए, और सेम फरमान इंग्लिश को भी जारी किया गया। बट इंग्लिश, जो कि ऑलरेडी अली वर्दी खान के दौर से अपनी ताकत में इजाफा कर रहे थे, वो इंग्लिश सिराजुद्दौला के इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देते हैं। नतीजा नतीजा ये होता है दोस्तों कि सिराज अटैक करता है और पूरे कलकत्ता, पूरे फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया जाता है। तब जाकर के अंग्रेजों के ख्याल में आया कि अब रॉबर्ट क्लाइव को भेजना पड़ेगा। दोस्तों, क्लाइव और वॉटसन, ये दो ऑफिसर्स को भेजा गया मद्रास से कलकत्ता की तरफ। क्लाइव लीड करता है मैटर को, और क्लाइव ही वो व्यक्ति था जिसने कि बंगाल के नवाब को प्रेशराइज करके वापस से कलकत्ता को प्राप्त किया। ट्रीटी ऑफ अलीनगर के रास्ते कलकत्ता वापस ब्रिटिश का बन गया, और उसके साथ साथ बंगाल के नवाब के जो अंदरूनी कलह थी, जो इंटरनल स्ट्राइफ हुआ करती थी, वो भी बाहर आ गई। रॉबर्ट क्लाइव ने पता लगा लिया था कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है बंगाल के नवाब की, और वो थी उसकी कमजोर पकड़ अपने तमाम रिलेटिव्स और अपने तमाम दरबारियों पे। उसके इस यंग और रैशिंग एटीट्यूड से न सिर्फ उसके पुराने रिलेटिव्स परेशान थे, बल्कि उसके दरबार और उसके बैंकर्स भी जो है, वो भी सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो दोस्तों, ये फॉल्ट लाइन पता लगने के बाद क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लेता है, और मीर जाफर को अपने पक्ष में करने के साथ साथ 23 जून 1757 को होने वाला बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, वो भी बड़ी आसानी से, बिना लड़े लगभग बिना लड़े। हालांकि अगर आप ब्रिटिश आर्काइव्स को देखेंगे या ब्रिटिश म्यूजियम की वेबसाइट को देखेंगे तो पता चलेगा कि युद्ध तो हुआ था, बट वो युद्ध सिर्फ एक मामूली सी झड़प के रूप में ही था, कोई बड़ा बैटल नहीं हुआ था। बट जब वो बड़ा बैटल था नहीं, तो फिर इतना ज्यादा मशहूर क्यों है? दोस्तों, मशहूर इसलिए है क्योंकि पहली बार उसी बैटल के रिजल्ट के बाद ब्रिटिश को अफर्मेटिव तरीके से एक नेटिव पावर के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाने लगा। ब्रिटिश को उसके बाद ही एक टेरिटोरियल कंट्रोल मिलता है, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स के साथ उनको दिया जाता है, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ 24 परगना। दोस्तों, इसके साथ साथ ब्रिटिश का दौर शुरू होता है बंगाल में, धीरे धीरे टेरिटोरियल एक्सपेंशन उनका होगा। मीर जाफर के बाद मीर कासिम का नंबर आएगा। मीर कासिम जो है वो भी समझौते के तहत वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जैसे इलाके अंग्रेजों के हवाले कर देगा, और यहां से अंग्रेजों की गाड़ी चल पड़ेगी। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश करने का जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट है, वो रॉबर्ट क्लाइव को दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो है असली किस्सा। जब रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों इंग्लैंड लौटता है 1760 में, तो उस वक्त वो इंग्लैंड का सबसे ज्यादा रईस
आदमी बन चुका था। तकरीबन 2,34,000 पाउंड्स कैश में मिले थे उसको और साथ के साथ एक जागीर जिसकी सालाना 30,000 पाउंड्स की कमाई हुआ करती थी। दोस्तों इसके साथ-साथ उसने कई सारे है ना रियासतें, कई सारे इलाके खरीदे इंग्लैंड में और पार्लियामेंट में भी एक उसने सीट अपने लिए सुरक्षित कर दी और साथ ही साथ दोस्तों उसको बैरन की उपाधि भी दी गई, यानी कि आम परिवार से निकला हुआ एक ब्रिटिश लड़का अब वो ब्रिटेन के राजघरानों के लोगों के साथ, ब्रिटेन के कुलीन परिवारों के साथ उठने-बैठने लगा था। दोस्तों इसको हेवन बोर्न जनरल जो है ये एक बार फिर से है ना विलियम पिट द यंग एल्डर ने कहा और साथ ही साथ इसकी जो साख थी वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन लेकिन दोस्तों क्लाइव के साथ साथ उसके और भी कई सारे कलीग्स जैसे कि वैंसेटार्ट वगैरह जो हैं ये लोग भी रिच हुए जा रहे थे। एक तरफ कंपनी की हालत खस्ता हो रही है, कंपनी गरीब पर गरीब हो रही है, लोन लेने की नौबत आ गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। दूसरी तरफ कंपनी के ऑफिसर्स और गवर्नर्स वो रिच हुए जा रहे हैं। तो लोगों ने ये अक्यूजेशंस शुरू कर दिए कि जरूर यहां पर करप्शन का बोलबाला है। दोस्तों पार्लियामेंट में इसके ऊपर प्लंडर और करप्शन के आरोप लगाए गए और आप ध्यान रखिएगा इसने अपने बचाव की बड़ी जबरदस्त कोशिश की। इसने कहा कि इस देश से कई गुना अमीर पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा वो हमारे आगे पीछे खड़े थे और अगर मैं चाहता तो उनसे कितनी संपत्ति घेर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया और ऐसा न करने के लिए शायद मैं अपने आप पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य प्रकट कर सकता हूं। मतलब अगर उसकी जगह उसका कहना था कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो ये जरूर कर लेता। दोस्तों अब देखिए होता क्या है कि जब बंगाल में वापसी होती है उसकी वापसी कब होगी तो वापसी होगी दोस्तों 1765 में, क्योंकि बंगाल की जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होने लगी थी। इस बार वो बंगाल आता है बंगाल का गवर्नर बनने के लिए। असल में इस लड़ाई में जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद है ना, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी होने वाली थी उसको कंप्लीट करने के लिए आया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उस ट्रीटी के तहत दोस्तों बाकायदा वो बंगाल का दीवानी है ना कंपनी के लिए प्राप्त कर लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक स्टेबल, रेगुलर और हाई इनकम का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ये जो डॉक्यूमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रियल वही डॉक्यूमेंट है जिसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कहते हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो क्लाइव का ये सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा। ये उसका एक्चुअल सिग्नेचर है, उसके हाथों का सिग्नेचर है। ये दोस्तों ब्रिटिश स्टैम्प्स हैं, आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ पर्शियन में और एक तरफ इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश और पर्शियन ये दोनों भाषाओं में ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया था। सो दोस्तों इसके साथ साथ बंगाल में उसने और भी कई सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट किया, सैलरीज बढ़ाई और पेटी ग्राफ्ट वगैरह जो भी मतलब छोटे मोटे पेटी ग्राफ्ट मतलब होता है कि छोटी मोटी रिश्वत वगैरह जो लेते थे इनके ऑफिसर्स, उन सब के ऊपर उसने रोक लगवाने की कोशिश की। कुल मिलाकर के कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वो सब के सब अब ज्यादा रिच होने लगे थे और कंपनी और भी ज्यादा गर्त में जाने लगी थी। 1767 में दोस्तों जब ये भारत छोड़ता है तो ब्रिटिश राज का एक तरीके से आर्थिक ढांचा उसने मजबूत करके तब यहां से पैर बाहर निकाले थे। यानी कि ब्रिटिश राज अब उसके जाने के बाद भी टिका रहेगा, उसने इतना पैसा ब्रिटिश राज के लिए सिक्योर कर दिया था। लेकिन दोस्तों उसकी वापसी के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। जब वो इंग्लैंड वापस जाता है तो बंगाल में अगले 4 साल तक भयंकर सूखा और अकाल पड़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इस अकाल का सबसे ज्यादा आरोप लगाया जाता है। कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से बंगाल की गरीब जनता का जीना मुश्किल कर दिया है और इसी वजह से शायद ये अकाल भी फैल गया है। तो फाइनली दोस्तों होता क्या है, दिसंबर 1772 में गवर्नमेंट ने क्या किया,
ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम जो भी आर्थिक लेन-देन थे, उनको एग्ज़ामिन करना शुरू किया और दोस्तों काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि बड़ी संख्या में कंपनी ने बंगाल में भ्रष्टाचार और लालच के तहत कई सारे ट्रांज़ैक्शंस किए हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसने ब्रिटेन में भी कई सारे एमपीज़ को, कई सारे ऑफिसर्स को, सबको ब्राइबरी दे करके और अपने फ़ेवर के लिए कानून बनवाए, अपने फ़ेवर के लिए उसने लॉज़ पास करवाए। ये सारी बातें साबित होती हैं। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर दोस्तों ट्रायल चलाया जाता है। उस ट्रायल का नतीजा ये निकला है, रॉबर्ट क्लाइव अपना डिफेंस, वही जो डायलॉग उसने बोला था, वो डिफेंस अपना करने के लिए उसने वो डायलॉग का इस्तेमाल किया कि मेरे सामने तो दुनिया भर की दौलत बिछी हुई थी, पर मैं कैसा निर्दोष आदमी था, जिसने पूरी दुनिया की दौलत को ठुकरा करके ब्रिटिश पार्लियामेंट की ऑनररी मेंबरशिप को चुना। तो इस तरीके से वो अपना इमोशनल डिफेंस करने की कोशिश करता है दोस्तों। एडमंड बर्के और बाकी के एमपीज ने तो बाकायदा उसको उसको इंपीरियल ग्रीड का एक जीता जागता नमूना कहा। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने क्लाइव को कहा कि कंपनी का बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेटिव है ये। जैसे कंपनी ग्रीडी है, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की है, ठीक वैसा ही ये भी है। दोस्तों ये बात अलग है कि 1773 में रॉबर्ट क्लाइव को इस पूरी कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया और उसके ऊपर आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में लग जाती है बरसों, लेकिन इज्जत गंवाने के लिए एक एक पल भी काफी है। तो रॉबर्ट क्लाइव की इज्जत अब जा चुकी थी। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी इस बदनामी से काफी ज्यादा एकाकी होने लग गया और साथ ही साथ उसके जीवन जीवन में और भी कई तरीके की समस्याएं आ रही थी दोस्तों। वो एक्चुअल में अपने गॉल स्टोन की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसको क्रॉनिक स्टमक पेन और साथ ही साथ स्टोन की वज़ह से पेन होता रहता था। उसकी लाइफ़ बड़ी ही डिप्रेसिंग हो गई, वो सदमे में जीने लगा और बदनामी के डर से बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ़ से दूर हो गया, डिप्रेशन में चला गया और अंत समय आते-आते दोस्तों 22 नवंबर 1774 का वो दिन था जब बर्कले में अपने घर में उसकी डेड बॉडी मिलती है। फिर वही स्पेकुलेशंस स्टार्ट होती हैं जिनकी चर्चा हमने इस लेक्चर की शुरुआत में की थी। तो दोस्तों क्लाइव की जिंदगी दरअसल में भारत के लिए तो आप देखें कि भारत में क्लाइव को कोई भी सम्मान की नजरों से नहीं देखता। ब्रिटेन में भी उसने अपना सम्मान गंवा दिया। तो भले ही दोस्तों ये कहा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश राज का फाउंडर रहा हो, भले ही उसने भारत के तमाम धन संपत्ति का रास्ता ब्रिटिश एम्पायर के लिए खोल दिया हो, लेकिन खुद अपनी जिंदगी में वो निहायती एकाकी और बदनाम होकर के और एक गुमनाम सी मौत को प्राप्त हुआ। और आज की कंडीशन ये है दोस्तों, रीसेंट कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊं कि जब अभी कुछ वर्ष पहले ब्लैक लाइव्स मैटर का बड़ा जोरों शोरों से जब नारा उठा था, तो लंदन के मेयर सादिक खान ने कई सारे ऐसे जो ट्रेडर्स थे, जो स्लेव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, उनके स्टेच्यूज को बाकायदा हटवा दिया लंदन से। तो उस वक्त ये भी डिमांड कई इलाकों से, कई लोगों के द्वारा की गई कि आखिरकार रॉबर्ट क्लाइव की मूर्ति भी वही लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बिल्कुल नजदीक ही लगी हुई है। उसने भी बंगाल की हजारों लाखों निर्दोष जनता के कत्ल की वजह अपने आप को बनाया, तो क्यों ना उसको भी इस सम्मान से वंचित कर दिया जाए कि उसकी जो मूर्ति लगी है उसे भी हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या फिर नष्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्लाइव के इस उतार चढ़ाव भरे जीवन वृत्तांत को आप सभी ने देखा होगा और आपको सबको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ अपने यूपीएससी तैयारी को करना चाहते हैं, 2027 आपका टारगेट ईयर है, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारे लॉन्ग टर्म बैच में जो कि 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बैच में जुड़ने के लिए दोस्तों आपको studyIQ.com पर जाकर के लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा बैच, और ASR लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप कम से कम फीस में हमसे जुड़ सकते हैं। इसके तमाम फीचर्स और बेनिफिट्स और शेड्यूल भी आपको ऑलरेडी एडवांस में हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पीडीएफ में दिए गए हैं। आप इनको जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने लिए सबसे सूटेबल प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाकी आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं
आप इस ईमेल एड्रेस के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।